हम लोग जिस कोर्स की बात कर रहे हैं, दिस इज शॉर्ट टर्म कोर्स। इस कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि आप उसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके, राइट। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया है। इसमें देखिए, जब हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में अगर आप देखिएगा, अपने सिलेबस को देखिएगा, देयर आर 16 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर टोटल 16 चैप्टर्स, ठीक है। 16 चैप्टर है, ठीक है। और 16 चैप्टर में जो 16 चैप्टर्स हैं, इस 16 चैप्टर्स में क्या हो रहा है, कुछ चैप्टर जो है छोटे हैं, कुछ चैप्टर्स काफी बड़े हैं, राइट। कोई चैप्टर हो सकता है 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, किसी चैप्टर में 5 लेक्चर लग सकता है, लेकिन आपके पास जो लेक्चर मिलेगा आप उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो भी हम लोग बात करेंगे यह आपका क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा। क्वेश्चन ओरिएंटेड यानी कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, ये बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हम लोग बात करेंगे अपने थ्योरी में उन सारे पॉइंट्स को रखेंगे जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकें, मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो 16 चैप्टर में देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, वह है आपका जो फर्स्ट यूनिट आपको दिया गया है 12th में, क्लास 12 के लिए, वह है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट यूनिट, हालांकि बुक में 6 लिखता है क्योंकि 5 यूनिट 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 12th क्लास में 6 यूनिट से स्टार्ट किया है। 6 यूनिट फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास का। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात होती है और फर्स्ट चैप्टर जो होता है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स। जो 16 चैप्टर्स दिए हुए हैं, 16 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है वह है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, हम लोग रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे तो उस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन की जब बात होती है, क्योंकि देखिए पहला यूनिट है और पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है रिप्रोडक्शन में कि अगर कुछ नहीं, सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन भी अगर आपसे पूछ देता है तो ये 2 नंबर से कम का नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में रखेगा तो 1 नंबर। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। तो आप कहेंगे रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन की भी बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इन सारे बातों पे आपसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेक्चर कंप्लीट होते होते आप उस काबिल हो जाएंगे, लेक्चर मतलब कि हम लोग का जो कोर्स है, ये कोर्स कंप्लीट होते होते आप उस लायक हो जाएंगे कि कम से कम 70 to 80% मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ लेक्चर सुनकर। थोड़ा आपने से मेहनत करते हैं 90% आप पार कर जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा लेक्चर को, बस क्वेश्चन पे ध्यान देते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछ लिया जा सकता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता रहा है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन की बात हो जाए तो आप आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर दीजिएगा कि रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की जब बात होगी तो आप कहेंगे रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल फेनोमेनन आप कह सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस through which an individual or through which parent gives rise to new individual, process through which parents
gives rise to new individual को जब देते हैं either similar to itself or themselves, either similar to itself or themselves, ठीक है। ये बात जो लिखा गया है ना either similar to itself or themselves, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। itself का मतलब क्या होता है और themselves का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने किया है either similar to itself, ठीक है। itself का मतलब कि अगर सिंगल पैरेंट है, अगर वह ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल पैरेंट ही ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है, तो क्या है itself की बात करेंगे। और अगर दो पैरेंट मिलकर जन्म दे रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वह themselves कहलाएगा। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से अगर किसी इंडिविजुअल का बर्थ हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उस बर्थ में आप ध्यान देंगे कि सिंगल पैरेंट भी जन्म दे सकता है बच्चे को, और जो कपल ऑफ पेयर्स हैं, हस्बैंड वाइफ या मदर फादर, दोनों मिलकर भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंगल पैरेंट जब कभी भी प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म, तो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, और जब दो पैरेंट मिल जाएंगे, मदर फादर मिल जाएंगे, तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए, आखिर रिप्रोडक्शन होता ही क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? यस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन? हम लोग अगर बात करें कि रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन? ठीक है, रिप्रोडक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है रिप्रोडक्शन का? तो मेरे बच्चों देखिए, रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है अगर ये पूछा जाए, तो आपके सामने आंसर होगा रिप्रोडक्शन इसलिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कुत्ता क्यों खाना खाता है, या किसी भी एनिमल्स को ले ले, एनिमल्स खाना क्यों खाता है। एक आप गली में चलते हुए कुत्ते की बात कर ले, नहीं, जो हर जगह से भगा दिया जाता है, अगर उसके बारे में पूछे कि कुत्ता खाना क्यों खाता है, तो एक सिंपल सा आंसर हो सकता है कि उसे भूख लगती है तो खाता है, भूख लगती है तो खाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सोच कर उसके बोलेंगे कि आखिर वो क्यों खाना खाता है, तो आपका आंसर बदल जाएगा। तब आप कहेंगे वह इसलिए खाता है क्योंकि वह जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहकर अपनी संतति को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वह खाना खाता है, राइट। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को बढ़ाना चाहता है, अपने संतति को बढ़ाना चाहता है, अपने प्रोजेनी को बढ़ाना चाहता है, मतलब जो उसका स्पीशीज है उस स्पीशीज को कंटिन्यू करना चाहता है। अगर आदमी में देखिए क्या होता है, आदमी में एक चाहत होती है बच्चे की, एक बच्चा हो जाएगा तो हमारा खानदान चलेगा, है ना। ये हर किसी की चाहत होती है कि शादी होगा, एक बेटा हो जाए, एक बच्चा हो जाए, बेटा बेटी कुछ भी हो जाए तो हमारा खानदान चल जाएगा। बेटे की चाहत थोड़ा ज्यादा हो जाती है कि बेटा रहेगा तो देखभाल करेगा, लेकिन बेटे बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास है। सो ऑब्जेक्टिव और रिप्रोडक्शन, देखिए ऑब्जेक्टिव और रिप्रोडक्शन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है परपेचुएशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। क्या बात होती है? परपेचुएशन ऑफ जनरेशन। हम लोग परपेचुएशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसको परपेचुएशन ऑफ जनरेशन, परपेचुएशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, परपेचुएशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। किसकी बात होगी? परपेचुएशन ऑफ जनरेशन की बात होगी, ठीक है। कि जनरेशन को परपेचुएट करना है, जनरेशन को क्या करना है, जनरेशन को परपेचुएट करना है। तो जब आप जनरेशन को परपेचुएट करने की बात करें, इसका मतलब है कि जनरेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है। तो इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, एक जनरेशन से, जैसा मान लीजिए आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हर ऑर्गेनिज्म में यही होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वह रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही आता है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, पहला तो हो गया। दूसरा
कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाना चाहता है, अपने क्लोन को बढ़ाना चाहता है, अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे हर स्पीशीज की चाहत होती है कि उसका नंबर बढ़े, नहीं, हर स्पीशीज की मानव की चाहत होती है कि उसका भी साम्राज्य बढ़े। तो नंबर बढ़ने की बात आती है तो इसलिए ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है ताकि उसके पॉपुलेशन का नंबर बढ़ सके, टू इंक्रीज नंबर इन पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन का एक दूसरा मकसद होता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, इंक्रीज पॉपुलेशन, नंबर को बढ़ाना और अपने जनरेशन को परपेचुएट करना। ये दो बातें होती है जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन का मेन यही कह सकते हैं मोटो है। और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, वेरिएशन। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन होता है। मदर फादर थोड़ा सावले भी है तो बेटा उनका गोरा हो जाता है, मदर फादर गोरे हैं तो बेटा उनका थोड़ा सावला हो जाता है, काला भी हो जाता है। तो इस तरह से एक्चुअली हो क्या रहा है कि वेरिएशन हो रहा है। आप देखिएगा पिताजी छोटे करके हैं, माताजी लंबे करती है, बेटा जो हो गया लंबा हो गया। तो इस तरह से जो वेरिएशन की आप लोग बात करते हैं, वेरिएशन रिप्रोडक्शन से ही आता है। एक और आप देखेंगे कि अगर आप अपने को ही देख लीजिए, क्या आप अपने मम्मी की तरह हैं? बिल्कुल नहीं। पापा की तरह हैं? बिल्कुल नहीं। 100% आप किसी की तरह नहीं है। आप अपने माता पिता के ही संतान हैं, लेकिन न तो माता से मिलते हैं न तो पिता से मिलते हैं। दोनों से अलग आपका एक शक्ल बना हुआ है, दोनों से अलग आपका एक पर्सनालिटी बना हुआ है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां कहीं भी होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है, ठीक है। हम लोग हर टॉपिक की चर्चा करते हुए चलेंगे, हर क्वेश्चन की बात करते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा और जिस क्वेश्चन की मैं बात करूंगा उस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे परपेचुएशन ऑफ जनरेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन, वेरिएशन की बात हो रही है। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके रिप्रोडक्शन के। ऑब्जेक्टिव का मतलब दिस इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसीलिए होता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नोट इट डाउन, आप इसे लिख लें, लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं एंड वी विल डिस्कस फ्रॉम अदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, इस चैप्टर में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वह होता है लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन का कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है और लाइफ स्पैन में कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन होता है। दो तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कभी-कभी ऑर्गेनिज्म के बारे में देखने को मिलेगा और कभी-कभी इसके डेफिनेशंस की चर्चा होते रहेगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लाइफ स्पैन, क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को बनाना चाह रहा है क्योंकि उसे भी पता है कि एक दिन मुझे मर जाना है, एक दिन हर किसी को मर जाना है, राइट। तो हर किसी को मरना है। यहाँ पे देखिए एक दूसरी बात आ जाती है, क्या होती है? दूसरी बात आ जाती है। क्या दूसरी बात आ जाती है? क्या दूसरी बात आ जाती है? दूसरी बात आ जाती है कि हर ऑर्गेनिज्म को मरना है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होता है, ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ स्पान जो होता है हर ऑर्गेनिज्म का होता है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका क्या होता है? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर दो बन जाता है, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो उनको हम लोग इमोर्टल कहते हैं, इमोर्टल, ठीक है। इमोर्टल का मतलब अमर, ठीक है, इमोर्टल मतलब अमर। चलिए, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, इसे मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम लोग लाइफ स्पैन की बात करेंगे। व्हाट इज लाइफ स्पैन, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग लाइफ स्पैन की चर्चा करेंगे, ठीक है, कि लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन, ठीक है। सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? दिखाई दे रहा है? लाइफ स्पैन क्या है? व्हाट इज लाइफ स्पैन? जब हम लोग लाइफ स्पैन की चर्चा करते हैं
लाइफ स्पैन का मतलब है कि जिस दिन जन्म हुआ, जिस दिन जन्म हुआ, जन्म होने से लेकर डेथ होने तक का जो प्रक्रिया है वह लाइफ स्पैन कहलाएगा। ठीक है, जन्म लेने से मरने तक की जो प्रक्रिया है वह लाइफ स्पैन कहलाएगी। यानी कि जन्म से मरण, मतलब लाइफ से डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन को आप क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है किसके बीच में? द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द डेथ, बिटवीन बर्थ to the death. Life span क्या है? Life span is the time period between birth to the death. ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो समय है यह लाइफ स्पैन कहलाता है। आदमी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिस दिन जन्म होता है और जन्म के बाद मरना एक सांसारिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अमर होकर आता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होती है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो बन जाते हैं, वैसे उसी फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म सेम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है हमेशा के लिए। ठीक है, सो द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ और डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। आप यहां पे लिख सकते हैं इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। और यहाँ पे लाइफ स्पैन का किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से लेना देना नहीं है। ठीक है, लाइफ स्पैन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा साइज है तो ज्यादा दिन जिएगा और कम साइज है तो छोटा दिन जिएगा, कम दिन जिएगा, ऐसा नहीं है। हाथी बहुत बड़ा है तो 70 साल जीता है, लेकिन कछुआ छोटा है 150 साल जीता है। लेकिन कछुए से भी छोटा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक महीने में मर जाता है। तो इस तरह से कोई फिक्स नहीं है और न ही ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के साइज पे कि ऑर्गेनिज्म का साइज इतना बड़ा है तो वह इतना दिन जिएगा, ऐसा नहीं है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब देखिए, it is independent of the size of the, यानी कि लाइफ स्पैन does not depend on the size of the individual। ठीक है, इंडिविजुअल के साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। सो लाइफ स्पैन does not depend on the size of the individual, ये किसी इंडिविजुअल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाया। क्वेश्चन यहाँ पे जब कभी भी लाइफ स्पैन से उठाएगा दो बातों को ध्यान में देना है। एक मैंने क्या बताया, एक को लाइफ स्पैन के डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, दूसरा क्या पूछता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नाम दे देता है, पूछता है कि इसका कितना लाइफ स्पैन है, इसका कितना लाइफ स्पैन है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के साथ ये एग्जांपल भी है। मैं एग्जांपल दूंगा और यही एग्जांपल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ये बताइए पैरट का लाइफ स्पैन कितना है। दूसरा, पैरट के बाद टॉर्टवाइज का पूछ लिया, टॉर्टवाइज का लाइफ स्पैन कितना है। तीसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस मतलब बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री का लाइफ स्पैन कितना है। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्वेश्चन में पूछ लिया करता है। जब कभी भी क्वेश्चन में लाइफ स्पैन की बात हो, पैरट कितना दिएगा, इट इज अबाउट 140 इयर्स, 140 साल। टॉर्टवाइज इट इज अबाउट 150 इयर्स, 150 साल टॉर्टवाइज जीता है। बनियान ट्री अबाउट 300 टू 400 इयर्स, 300 साल तक जी सकता है, 400 साल भी जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में सबका डाटा दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, तो उसमें हाउस फ्लाई है और भी हॉर्स है, डॉग है, ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो क्या बताइएगा,
लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज 70 इयर्स। ह्यूमन बीइंग्स कितना है 70 इयर्स है, 70 साल। ठीक है 70 साल है लाइफ स्पैन 70 इयर्स। ठीक है ये 100 साल के आदमी जीते हैं ऐसा नहीं है। 70 इयर्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज द एवरेज लाइफ स्पैन, या एवरेज लाइफ स्पैन की बात हो रही है। ठीक है एवरेज एक देखा गया कि भाई नहीं तो आदमी 100 साल 100 इयर्स तक आदमी जाते हैं जी सकते हैं 100 से ज्यादा भी। तो ऐसा नहीं है कि एवरेज लाइफ स्पैन 70 इयर्स है तो ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन है। नो दिस इज नॉट अ मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मैक्सिमम इससे और ज्यादा हो सकता है। एवरेज की जब हम बात करते हैं कि एवरेज 70 साल के आसपास आदमी का 70 साल से थोड़ा कम ज्यादा में आदमी का डेथ होता है तो वही है एवरेज लाइफ स्पैन। ठीक है आदमी 100 साल तक भी जीता है, कभी-कभी तो 100 साल से भी ज्यादा लोग जी लेते हैं राइट। तो इस तरह से आपके सामने है लाइफ स्पैन दिया हुआ। ठीक है इस लाइफ स्पैन को लिख लीजिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है तो डू इट फास्ट, इसको कर लीजिए। इसको करने के साथ एक बात आपने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग इस क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लासरूम में दूंगा उस क्वेश्चंस को आप क्या करिए उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखते चलिए, कॉपी पे लिखते चलिए, उसके आंसर्स भी मैं बताऊंगा। तो जितना क्वेश्चंस आंसर मैं आपको बता दूंगा क्लास में थ्योरी देने के बाद, आपको समझाने के बाद, कांसेप्ट क्लियर करने के बाद उतना कम से कम आप कंसंट्रेट करिए, उतना फोकस करिए, यू विल गेट मोर देन 70-80%। ठीक है 70% एससीईआरटी से भी ज्यादा आप ले सकते हैं, सिर्फ क्लासरूम में आप कंसंट्रेट रहिए। ठीक है चलिए तो आज का टॉपिक आज का क्लास हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस टॉपिक को आगे करेंगे और इस चैप्टर को और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कांसेप्ट्स और क्वेश्चंस होंगे उसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है आप उसको लिख लीजिए फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।